channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 6 chapter 10 part 1 of motion and measurement of distances. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon. Okay, let's start part 1 of chapter 10 motion and measurement of distances. In this chapter we are going to discuss about different types of motions. Different types of motions क्या है, जैसे circular motion, periodic motion, rectilinear motion. Then we are going to describe about the characteristics of different types of motions and you can recognize this comes under this type of motion. Okay, then measurement of distances. ये measurement of distances क्यों जरूरी है? ताकि हमको पता चले कि हमने एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया एंड वी कैन कंपेयर टू बॉडीज कि व्हिच वन इज मूविंग फास्टर एंड व्हिच वन इज स्लोअर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. There was a general discussion among the children in Paheli and Buju's class about the places they had visited during the summer vacations. समर वेकेशन में कौन कौन सा जगह बच्चों ने घूमा उसी जगह के बारे में पहली और भुजो के क्लास में डिस्कशन हो रहे थे. जैसे आपके अभी समर वेकेशन हो रहे हैं तो फिर आप प्लान कर लेते हैं ना, वहाँ जाना है वहाँ जाना है, और फिर उसके बाद हम जब स्कूल ओपन होता है हम बातें करते हैं, अरे तुम किस किस जगह घूमे, तुम कहाँ पर घूमे और तुम कैसे गए थे. अरे हम तो ट्रेन में गए थे, कोई बोलेगा हम तो फ्लाइट में गए थे. ऐसे कितने सारे डिस्कशंस होता है और हमको एक दूसरे के बारे में पता चलता है. So one had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. अगर कोई अपना निजी गांव गया है तो फिर वो कैसे जाएगा कि पहले ट्रेन में, फिर कुछ दूर उसको बस में तय करना पड़ेगा और कुछ दूर बुलक कार्ट. बहुत मज़ा आता है ना बुलक कार्ट में जाने में. वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, और एक स्टूडेंट एरोप्लेन में भी गया था, चाहे किसी बड़े जगह हिल स्टेशन ऐसे कुछ गया होगा. Another spent many days of his holidays going to fishing trip in the uncle's boat. अरे वाह, एक तो गया था अपने अंकल के घर में जहाँ पर वो फिशिंग बोट पे फिशिंग करने के लिए गया था. The teachers then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. टीचर ने ये भी तो कहा था, टास्क दिया था कि न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स पढ़ें और फिर वो भी इसके बारे में मेंशन करें कि मार्स में एक स्मॉल व्हील वाला व्हीकल भेजा गया था और वहाँ पर हमने मार्स से काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट किए थे. तो फिर दिस व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स. तो फिर उसी व्हीकल्स को जब मार्स जाने की वो स्पेसक्राफ्ट में ही रखा गया था, लिया गया था, तब भी जाकर ये बात संभव हो पाया. Meanwhile, पहली had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. और इसी बीच पहली, क्योंकि हमको गर्मियों की छुट्टी में काफ़ी दिन मिलता है, हम और क्या क्या एंजॉय करते हैं. बच्चे आप भी पढ़ते होंगे स्टोरी बुक्स. पहली ने पढ़ा और उसको एंशिएंट इंडिया के बारे में पता चला कि लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि पहले आज के जैसे फ्लाइट नहीं था, ट्रेन्स नहीं था, लोगों को कैसे जाना पड़ता था. जब दूर डिस्टेंस वो कवर करते थे, ट्रेन तो नहीं था, वो पैदल जाते थे और बीच बीच में रुकते थे, वहाँ फिर खाना बना कर खाते थे, फिर सुबह से चलना शुरू करते थे. ऐसे कई सारे उपाय था. या फिर पास वाला किसी डिस्टेंस हो तो फिर बुलक कार्ट में जाते थे. तो लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो आइए चलते पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये कैसे धीरे धीरे डेवलप किया. पहले कैसा था, अब कैसा है, और इसी दूरी कैसे तय हो पाया, ये डेवलपमेंट आया कैसे. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत पहले ऐसे यातायात करने के लिए कोई मीन्स नहीं था, कोई हमारे पास साधन नहीं था. दे यूज्ड टू मूव ओनली ऑन फूट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. लेटर ऑन दे बिगन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो फिर पहले तो ऐसे कुछ साधन नहीं था, तो लोग क्या करते थे, अपना चीज़ अपना बैक में लाद के फिर चलते जाते थे. फिर बाद में क्या हुआ, एनिमल्स को यूज किया गया, जैसे बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट वगैरह, और फिर या फिर कैमल के बैक साइड में डाल के या फिर डंकी के ऊपर डाल के अपना सामान इसी से भी
जाना आना करते रही। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वेयर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। पर हाँ, पानी में जाने के लिए एंशियंट टाइम में से बोट को यूज किया जाता था। कैसे राजा रामचंद्र के टाइम में भी आप पढ़े हैं ना, कई बार वो एक नौरिया तो था, तो फिर वो नैया में ही जाता था। तो टू बिगिन विथ बोट्स वेयर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन व्हिच ए होलो कैविटी कुड बी मेड। Later people learned to put together different pieces of wood and give shape to the boats। तो फिर इसके लिए कैसा किया जाता था, एक लकड़ी को बीच से जैसे होलो हो और उसी में ही उसको सिंपल सा लकड़ी में होलो किया जाएगा और अंदर बिठा जाएगा, ऐसे करके सिंपल बोट बनाया जाता था। और बाद में लोगों ने ये सीखा कि कैसे डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड को जोड़ के एक बोट का शेप दिया जाए और उसको ऐसे भी बोट बनाया जाए ताकि अपने हिसाब से सुविधा करके उसको बनाया जाए। दिस शेप्स, ये सारे शेप जो है तो फिर imitated the shapes of the animals living in water। या और इसको बोट को कैसे शेप देना है ताकि हमको ज़्यादा सुविधा हो, ये हमने कहाँ से सीखा कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हीं के शेप देगा ताकि वो व्हीकल को जाने के लिए कुछ आसानी से वो मूव कर पाए और हमको भी कुछ सुविधा आए। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 and 9। तो फिर पानी में जाने वाला जो चीज़ है, चाहे वो मछली हो या फिर कुछ भी हो, तो फिर उसका शेप अगर स्ट्रीमलाइन शेप हो तो कितना आसान होता है, ये हमने चैप्टर 8 और 9 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पर एक बहुत अच्छा सा हमको सुविधा हुआ जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन हमको बहुत आसान हो गया। द डिजाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पहले ये व्हील ऐसा नहीं था, फिर बाद में इसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया गया और आज का जैसा व्हील आप देख रहे हैं ऐसे ही बना है। एनिमल्स वेर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। तो फिर व्हील होने के बाद हमको चाहे किसी भी प्रकार का रास्ता क्यों ना हो तो फिर व्हील से आसानी से तय किया जा सकता है और इसको खींचते हैं एनिमल्स। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place। यानी कि 19th सेंचुरी तक जैसे ये एनिमल्स को ही यूज किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए और उनके ऊपर ही हम डिपेंडेंट थे किसी को चलाने के लिए। पीपल उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। The invention of steam engine led to the development of new means of transport। जैसे ही जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया तब जाकर एक नया युग जैसे शुरू हो गया, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर हम कुछ अलग एनिमल्स से कुछ अलग भी हम यूज करके जा सकते हैं, एनिमल्स का अल्टरनेट मिला। अदरवाइज एनिमल्स ही ओनली हमारे साधन थे जिनको यूज करके हम ट्रांसपोर्ट करते थे, तो बेचारे कितना स्पीड से भला जा पाएंगे और उनको भी तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कितना इतने सारे लोग। और ये बुलॉक्स और हॉर्स कैमल सिर्फ यही है, उनके ऊपर ही हम सारे बोझ डालते थे। तो फिर रिवॉल्यूशन हुआ स्टीम इंजन का जब इन्वेंशन हुआ। Railroads were made for steam engine driven carriage and wagons। तो फिर स्टीम इंजन के मदद से वैगन्स भी और लोगों भी जाने लगे और बहुत सारे सामान भी लेने लगे। लेटर कैम, फिर बाद में क्या आया, Later came automobiles such as motor cars, trucks and buses. Motorized boats and ships were used to as means of transport on water। बाद में फिर ऑटोमोबाइल्स आया जैसे मोटर कार, ट्रक और बसेस, कितने सारे ऐसे। फिर बोट जो है जिसको कि पेडल दे के ऐसे करते थे वो भी मोटराइज्ड बोट्स आ गया और उसका और भी इम्प्रूव्ड आ गया हमारा शिप्स। तो यूज फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। तो फिर पानी में जाने के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमारे पास कितने सारे साधन आ गया और ये सब संभव हो पाया इंजन के डेवलपमेंट की वजह से, मोटर की वजह से। तो मोटराइज्ड बोट, शिप्स, ये सारे। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। 1900 के अर्ली एज में जैसे तो फिर राइट ब्रदर्स ने उन्होंने एरोप्लेन डिस्कवर किया, इन्वेंशन किया।
These were later improved to carry passengers and goods. बाद में उसको और भी इम्प्रूव किया गया ताकि हम उसमें सामान भी और पैसेंजर भी दोनों ट्रांसपोर्ट कर पाए. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, monorails, supersonic aeroplanes and aircrafts are some of the contributions of the 20th century. ऐसे हम देखें तो 20th century में हमको कौन कौन सा और भी अल्ट्रा डेवलप्ड थिंग्स मिला. वो है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स जिनका स्पीड बहुत ही ज़्यादा है और उनका हमको बहुत सारी सुविधा भी पड़ता है. बहुत सारे पैसेंजर्स भी और सामान, लगेज सब कुछ ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. Figure 10.1 shows some of the different modes of transport. Place them in the correct order from the earliest modes of the transport to the most recent. तो फिर 10.1 में ऐसे कौन सा सबसे पहले था और कौन सा बाद में आया. 10.1 different modes of transport. तो are there any of the early modes of transport they are not in use today? इससे पहले जो था अब वो नहीं चल रहा है, ऐसा कौन सा है, अब ये पता लगा सकते हैं. तो आइए 10.2 हाउ वाइड इज दिस डेस्क. तो फिर हम अब थोड़ा नापने की कोशिश करेंगे कि ये डेस्क कितना, उसका विड्थ कितना है, लंबाई कितना है, ये हमको जानने को मन करता है ना. तो फिर इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा. क्या हमारे पास सपोज आप ऐसे ही खड़े हैं तो फिर क्या करेंगे, आप उंगली से या अपनी एल्बो से नापने लगेंगे, क्या करेंगे. हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड. लोगों को कैसे पता चलता था कि उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि कितना दूर वो कवर किए, कितना ट्रैवल किए, कैसे पता चलेगा. हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल. आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना दूरी तय किया और कितना बाकी है, ताकि अगर आपको थकान हो रहा है तो चाहे आप बस ले सकते हैं या रिक्शा पकड़ सकते हैं स्कूल पहुंचने के लिए. तो फिर ये तो अगर हमको ये बात पता ना चले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना. तो व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट. तो फिर आपके लिए मार्केट, किसी चीज़ खरीदने के लिए मार्केट जाना पॉसिबल है कि नहीं. आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कितना स्ट्रेंथ है कि आप जा पाएंगे कि नहीं, आपका एज कितना है. ये तो इसके लिए तो हमको किसी भी जगह का डिस्टेंस जानना ज़रूरी है. हाउ विल यू नो द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, कि ये दूरी कितना है ये जानना हमको बहुत ही ज़रूरी है. तो फिर इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में. It is often important to know how far a place is, so that we can have an idea how long we are going to reach that place. Walk, take a bus or a train, a ship, an aeroplane or even a spacecraft. तो फिर एक जगह की दूरी कितना है ये तो जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उसी हिसाब से हम प्लान कर पाएंगे. अगर पास वाला हम 1 किलोमीटर के अंदर है तो वॉक करके जा सकते हैं, या फिर 10 किलोमीटर के ऊपर है तो हम बस से जा सकते हैं, या फिर 100 किलोमीटर के ऊपर है हम ट्रेन में भी जा सकते हैं, या फिर हमको पानी में जाना पड़ेगा तो हम शिप की मदद ले सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़रूरी है हमको 1000 किलोमीटर दूरी तय करना है तो फिर ऐसे में हम और भी हमारे पास टाइम कम है तो हम एरोप्लेन पकड़ लेंगे. तो इसी हिसाब से हम देखें तो किसी जगह की दूरी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है. समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स व्हिच लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो. कभी कभी किसी का लंबाई भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है. इन भुजोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क व्हिच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स. पहली इन भुजो शेयर 1 desk but frequently end up objecting that the other is using a large share of the desk. तो फिर भुजो और पहली, ऐसे आपकी भी फ्रेंड के साथ आप इकट्ठा एक ही डेस्क में बैठते होंगे, पर दोनों में हमेशा ये कंप्लेंट लगा रहता था कि एक दूसरे को बोलता था, अरे तू है ना ज़्यादा जगह ले लेता है, मेरे को तो जगह छोड़ता ही नहीं है. आपका भी आपके अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ हम आपके साथ डेस्क शेयर करते हैं, बेंच शेयर करते हैं, ऐसे झगड़ा होता होगा ना. तो फिर इसका हल कैसे निकाला जाए. फ्रिक्वेंटली हमेशा वो दोनों में झगड़ा ही होता था, कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि कौन कितना जगह ले रहा है, हर कोई दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता था. तो इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं.
on the teacher's suggestion, they decided to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it, and draw a line to separate the two halves of the desk. तो फिर टीचर ने कहा चलो आज इसका समाधान हम करके ही रहेंगे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो पहले डेस्क का लंबाई नापो, फिर इसके बाद बोले कि उसको ठीक बीचों बीच एक मार्क करो और एक लाइन खींच दो, बस हो गया तय कि इधर आधा उधर आधा। अब किसी को नो कन्फ्यूजन। तो फिर बहुत पहली एंड भुजो और वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली एंड डंडा। तो फिर ऐसे समस्या का समाधान हो गया। बहुत पहली एंड भुजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली एंड डंडा विद देयर फ्रेंड्स। भुजो ब्रॉट ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम। तो फिर ये बात कैसे हुआ, भुजो और पहली दोनों को गिल्ली डंडा खेलने का बहुत ही शौक। तो फिर ऐसे आपको भी किसी ना किसी खेल का शौक रहा होगा। तो फिर here is how they try to measure the length of the desk using the डंडा and the गिल्ली। तो फिर उन्होंने इसी का इस्तेमाल करके डेस्क का लंबाई नाप लिए। कैसे, the desk seems to having a length equal to 2 डंडा lengths and 2 lengths of the गिल्ली। तो उसका डेस्क का लंबाई कितना था, 2 डंडा लंबा और 2 गिल्ली लंबा, यानी कि एक डंडा को 2 बार और एक गिल्ली को 2 बार अब नापे तो उसका लंबाई है। तो फिर ऐसे में हाफ करेंगे तो कितना आएगा, एक डंडा और एक गिल्ली का लंबाई एक और दूसरे डंडा दूसरे गिल्ली का लंबाई एक और। ये तो बहुत आसान है, पर हमेशा केस ऐसा नहीं होगा। ड्राइंग ए लाइन इन द मिडिल ऑफ द डेस्क लिव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विद ए हाफ ऑफ द डेस्क। तो फिर ऐसे बीचों बीच उन्होंने नाप के आसानी से एक लाइन खींच दिया, हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू ए डंडा एंड ए गिल्ली इन लेंथ, जिसका तो एक हाफ में एक डंडा और एक गिल्ली आता है। आफ्टर ए फ्यू डेज द मार्क लाइन्स गेट वाइप्ड आउट। कुछ दिन बाद क्या हुआ, और वो लाइन तो बिखर गया और भुजो नाउ हैज ए न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। अब तो भुजो और पहले वाला गिल्ली डंडा यूज नहीं कर रहे हैं, वो न्यू सेट ले लिए हैं। एच ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, क्योंकि पुराना वाला तो खो जाता है, ऐसा तो होता ही है। हियर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। चलो अब देखते हैं कि ये डेस्क का लंबाई कैसे नापते हैं, क्योंकि हमेशा वो डंडा का लंबाई वही नहीं रहेगा, वो तो पहले वाला था कि उसमें 2 डंडा 2 गिल्ली आ गया। हेलो, नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ 1 गिल्ली लेंथ विथ ए स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। अब के बाद जब उन्होंने नापा तो 2 डंडा और 1 गिल्ली और दूसरा गिल्ली के आधे में ही वो रह गया, कुछ लेंथ बाकी था वो खत्म हो गया। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, नाउ व्हाट। तो फिर उसमें तो 2 नंबर गिल्ली और आया ही नहीं, तो फिर अब क्या करें, व्हाट वुड यू सजेस्ट पहली एंड भुजो टू डू। और तो फिर टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क। अब आप भुजो और पहली को क्या सलाह देंगे, वो कैसे नापेंगे डेस्क का लंबाई। कैन दे यूज ए क्रिकेट विकेट एंड ए बॉल टू मेजर द लेंथ, और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है, वो अब एक क्रिकेट का बैट लेके नापना चाहिए, या फिर शायद क्रिकेट की बैट से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है ना। One thing they could do is to take a small length of string and mark 2 points on it। तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, एक स्ट्रिंग ले लो और फिर उसको नाप लो और उसको हाफ कर लो। They can measure the width of the desk in string lengths। How can they use the string to measure distance less than the length of its string। तो फिर एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है ना, अगर उसी एक पीस से ज़्यादा हो गया उसको फिर कैसे नापेंगे, जैसे दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4, 1/8, ऐसा तो कर सकते हैं। तो फिर उसको अगर आधा हुआ तो आधा स्ट्रिंग लेंथ, 1/4 हुआ तो 1/4 स्ट्रिंग लेंथ, ऐसे उसको कर सकते हैं। नाउ परहैप्स पहली एंड भुजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। तो फिर स्ट्रिंग को हम मन चाहे जितने भाग चाहे इतने भाग कर सकते हैं, इसीलिए हमको ये काम आसान पड़ गया। धीरे धीरे ऐसे तो हमारा सॉल्यूशन निकालते हैं। You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem। Yes, of course। अब ये भी बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल निकालो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। भुजो हैज बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस। अब भुजो ये देख रहा है कि
लोग कैसे ये डिस्टेंस को मेजर करते हैं। Before such standard scales were made, and he has been trying to follow different methods of measuring distances. किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्केल निकलने से पहले लोग कैसे नापा करते थे ये डिस्टेंस। देयर आर सो मेनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस ए नीड टू मेजर लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस। ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जिसमें हमको लंबाई नापने की बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। जैसे ए टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ इट इज़ एनफ टू स्टिच ए कुर्ता। एक टेलर को तो एक क्लॉथ का लंबाई जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये वो पता कर सके कि उसमें वो कुर्ता बन पाएगा कि नहीं। ऐसे कारपेंटर को भी बहुत ही एक वुड का लकड़ी का पट्टा का हाइट और विड्थ जानना एक बहुत ही ज़रूरी है, और कपबोर्ड का भी हाइट विड्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो पता कर सके कि वो प्लाईवुड उसमें आ पाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन शो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स। फार्मर्स को भी चाहिए अपने लैंड के साइज जानने का ताकि वो उसमें कितना बीज बुनेगा और कितना पानी चाहिए इसका कुछ हिसाब किताब लगा सके। तो फिर इसमें हमको एक बात तो तय हो गया कि हमको किसी भी चीज़ का लंबाई चौड़ाई जानना जरूरी, इसका मतलब उसको नापने की ज़रूरत है। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। अगर आपको पूछा जाए आपका ऊंचाई कितना है, यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। तो फिर आप उसमें क्या बोलना है, आपको ये बोलना है कि आपको सर से लेकर पाँव तक ये कितना लंबाई है, यही तो बोलना है। हाउ लॉन्ग इज दिस रूम। अगर ऐसे पूछा जाए कि रूम की लंबाई कितना है, पूछा जाए डेस्क की कितना है। हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, और पूछा जाए कि दिल्ली से लखनऊ की दूरी क्या है। तो इस सभी में हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, और ऐसे मून से अर्थ की दूरी कितना है, इस सभी के लिए हमको दूरी जानना जरूरी है। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन। ये सारे क्वेश्चन में एक ही बात कॉमन है, दे आर कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, यानी कि दो जगह के बीच डिस्टेंस जानना जरूरी है। द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ like the two ends of a table, or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari। दो पॉइंट के बीच, दो प्लेस के बीच दूरी जानना जरूरी है, चाहे वो दो पॉइंट कितना पास क्यों ना हो, जैसे कि एक टेबल की दो एंड, या फिर कितना भी दूर क्यों ना हो जैसे जम्मू से कन्याकुमारी। सभी केस में हमको दूरी तो जानना जरूरी है और उसको नापना भी तो जरूरी है। Let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distance or length। तो फिर आइए देखते हैं कि exactly हमें करना क्या है, ये दूरी जानने के लिए हमको नापना क्या है। Some measurements, कुछ measurements, जैसे activity 1, work in group and each of you do this activity one by one using your foot as a। ये एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि आप सबको अपनी फुट से ही नापना है। क्या नापना है? यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए क्लासरूम। एक रूम की लंबाई चौड़ाई कितना है उसको अपनी फीट से, अपने पैर से नापना है। इट इज़ पॉसिबल दैट व्हाइल मेजरिंग दिस यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट इज स्मॉलर देन योर फीट। जब आप नापेंगे अपनी पैर से एक रूम का लंबाई चौड़ाई नापेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही टू सही आएगा। कभी तो ऐसा होगा ना कि पूरा गोटा एक होने के बाद आधा पैर में रह जाएगा कुछ दूरी। तो यूज ए स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। अब क्या करेंगे जब एक फुट का आधे में रह जाएगा या फिर कुछ लेंथ हो कि बाकी आधा रह जाएगा, तो ऐसे में एक स्ट्रिंग में उसको नापना जरूरी है। और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.1। टेबल 10.1 में ऐसे ही हम एक टेबल फिलअप करेंगे कि एक स्टूडेंट, सपोज आपका नाम है ए स्टूडेंट ए, और उसका क्लासरूम का लेंथ ए की पैर के हिसाब से कितना और ए की पैर के हिसाब से उसका विड्थ कितना। और एक स्टूडेंट है बी, तो बी स्टूडेंट बी के हिसाब से उसके पैर के हिसाब से
क्लासरूम का लंबाई चौड़ाई कितना। ऐसे में तो सबका अलग अलग हुआ, क्योंकि सबका पैर का लंबाई चौड़ाई तो समान नहीं होगा ना, उसी हिसाब से उसका रिजल्ट भी अलग अलग निकलेगा। तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली रूम का लंबाई चौड़ाई है क्या। एक्टिविटी 2, work in group and each of you use your hand span as a unit to measure the width of a table or a desk in the classroom। ऐसे ही आप अपने हाथ को यूज करके, देख रहे हैं ना फिगर में 10.5 में कैसे दिखा गया है, आप एक टेबल की या फिर डेस्क का लंबाई चौड़ाई नापना है। तो आप कैसे करेंगे, विथ सम नोन क्वांटिटी। तो फिर कैसे आप उसका नापेंगे, देखिए, here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement। record all observations in table 10। ऐसे आपको यहाँ पर भी equal to your hand span का कुछ मिलेगा और इसके बाद कुछ fractions of string length मिलेगा, जैसे 1/8 1/4 स्ट्रिंग लेंथ मिला था ना, ऐसे ही मिलेगा। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आप 10.2 में रिकॉर्ड कीजिए। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। तो फिर मेजरमेंट एक्चुअली है क्या, मेजरमेंट है दो चीज, एक चीज हमें एक नोन क्वांटिटी है जो कि हमें पता है, और एक अननोन क्वांटिटी के साथ उसको कंपेयर करना है। जैसे विथ सम नोन क्वांटिटी, एक नोन क्वांटिटी हमें पता है, उसको एक अननोन क्वांटिटी के साथ हमें कंपेयर करना है। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। जैसे अपने हाथ को एक यूनिट के हिसाब से लिया, हैंड स्पान को, उसी हिसाब से आप कंपेयर करेंगे टेबल के लेंथ को, जिसका लेंथ की हमें पता नहीं है, ये अननोन क्वांटिटी है, तो ये हैंड स्पान अब हो गया एक यूनिट। आया समझ में। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। तो फिर ये मेजरमेंट जब एक्सप्रेस करते हैं, इसका 2 भाग होता है। 1 पार्ट इज ए नंबर, द अदर पार्ट इज ए यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्टिविटी 1 में हमने देखा लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ्स ऑफ योर फीट। आपके पैर का 12 टाइम्स है, 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट, यानी कि आपके फुट में 12 टाइम उसको आया, लेंथ आया। तो फिर इज द देन 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। तो ऐसे ही एक मेजरमेंट का 2 पार्ट होता है, एक नंबर और एक होता है उसका यूनिट। ओके, नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स recorded in table 10.1 and 10.2। आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबॉडीज फुट इक्वल। तो फिर क्या सबके फुट का लंबाई समान है? नहीं है। आर एवरीबॉडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पान ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। क्या सबका हैंड स्पान का लंबाई सेम है? नहीं है। Perhaps the result could be different as the length of your handspan and that of your friends may not be same। क्योंकि आपका फ्रेंड का और आपका हैंडस्पान का लंबाई समान नहीं है, इसीलिए सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा। Similarly, the length of the foot may be slightly different for all the students। ऐसे अगर हम फुट की लेंथ देखें तो वो भी अलग अलग आएगा, क्योंकि आपका फ्रेंड का फुट का साइज और आपका फुट का साइज तो सेम नहीं होगा। Therefore, when you tell your measurement using your handspan or length of foot as a unit to others, they will not be able to understand how bigger the actual length is। तो फिर ऐसे हम अपनी फुट की लेंथ या फिर हैंड स्पान की लेंथ, इसी हिसाब से हम अगर किसी चीज़ का लंबाई चौड़ाई बोलेंगे तो फिर वो उसका एक्चुअल लेंथ नहीं होगा, अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पान और फुट। जब तक उनको आपकी हैंड स्पान या फिर आपकी फुट की लंबाई का पता, एक्चुअल साइज का पता ना चले, तो फिर ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। वी सी देयरफॉर, हमने इसीलिए देखा है कि द सेम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड। इसके लिए हमको यही लगता है कि हमको एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए ही चाहिए, दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो फिर ये स्टैंडर्ड यूनिट कैसा होना चाहिए? जो कि
पर्सन टू पर्सन जैसे आप डिफ़र करा था ऐसे नहीं डिफ़र करना चाहिए, वो एक फिक्स्ड यूनिट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। याद रखिए, दैट शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक जन से दूसरे जन हो जाए तो जैसे वो चेंज ना हो, तो फिर ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या है। इन एंशियंट टाइम्स द लेंथ ऑफ ए फुट, द width of a finger and the distance of a step were commonly used as different units of measurement। तो फिर ऐसे ही एंशियंट टाइम में देखा गया था कि लेंथ ऑफ फुट हुआ या फिर width ऑफ फिंगर हुआ, वेयर कॉमनली यूज किया जाता था मेजरमेंट के लिए। बट द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन must have used very good measurements of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical constructions। पर हमने इंडस वैली में देखा है उनके सारे जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही नीट है और एग्जैक्ट है। इसका मतलब उनका जो मेजरमेंट का यूनिट था, लेंथ था, वो बिल्कुल ही परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से था। वो पता चलता है उसका एक्सकावेशन से, उसमें जो खुदाई के बाद जो पाया गया है प्रमाण, एविडेंसेस में ये सारे पाया गया है कि इंडस वैली के लोग बहुत पर्टिकुलर थे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में। तो ए क्यूबिट इज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वाज यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अरे एंशिएंट इजिप्ट की बात बोलें या फिर वर्ल्ड के बहुत सारी जगह क्यूबिट को ही एक यूनिट के रूप में माना जाता था। तो ये क्यूबिट है क्या? एक क्यूबिट इज द लेंथ फ्रॉम द, तो ये वही डिस्टेंस है जो कि एल्बो से लेकर फिंगर टिप तक जितना डिस्टेंस है उसी को एक क्यूबिट माना जाता था। और यही एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की बहुत सारी जगह में यही माना जाता था। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज द यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी बहुत सी जगह में अपने पैर को, फुट को ही यूनिट माना जाता था। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो फिर ये फुट का जो लेंथ है ये डिफरेंट रीजन में अलग अलग होता था। पीपल मेजर्ड ए यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। तो फिर ऐसे दोनों हाथ को फैलाए हुए जो डिस्टेंस चिन से होकर होगा उसी लेंथ को एक यार्ड माना जाता था। द रोमन्स मेजर विद देयर पेस और स्टेप्स। और रोमन लोग कैसे मेजर करते थे? अपनी पेस और स्टेप, एक स्टेप में जितना दूरी कवर हो पाए उसी हिसाब से एक पेस मानते थे उसको और उसी से मेजर करते थे। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वेयर एन अंगुल और ए मुट्ठी। तो फिर इंडिया में, पुरातन इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में क्या कैसे नापते थे? उसका मुट्ठी से, उंगली से वो नापते थे। इफ इन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स इन मेनी टाउन्स ऑफ इंडिया। अरे आजकल भी ये जो फूल माला बेचने वाले ये सब अपने फोर आर्म्स यूज करते हैं, अपना उंगली यूज करते हैं गार्लैंड बेचने के लिए। जैसे 10 रुपया का एक हाथ बोलते हैं ना, 2 हाथ चाहिए तो 20 रुपया लगेगा, ऐसे बोलते हैं वो लोग। आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो किसी मंदिर के पास जाइए देखिए। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। जब जब सुविधा पड़ता है तो फिर अगर असुविधा ना हो तो ऐसे बॉडी पार्ट्स को यूनिट के हिसाब से यूज करके लोग अपना सुविधा कर लेते हैं। हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइजेस। पर जरूरी नहीं कि सबका बॉडी पार्ट सेम हो। कोई छोटा आदमी हो तो उसका छोटा पड़ जाएगा, कोई बड़ा आदमी हो तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। दिस मस्ट हैव कॉज्ड कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट कन्फ्यूजन तो आ ही जाएगा। पर इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। अरे वाह, देखिए 1790 में उसका हल निकल आया। और ये किसने निकाले? फ्रेंच पीपल ने। उन्होंने क्या किए कि मैट्रिक सिस्टम निकाले जिससे इसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट माना गया। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट।
तो फिर उसी को ही होल वर्ल्ड में साइंटिस्ट लोगों ने उसी को ही स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट माने। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उसी को भी एसआई यूनिट्स कहा जा रहा है। द एसआई यूनिट और लेंथ इज ए मेट्रिक इज ए मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज ए मीटर। तो फिर ऐसे एसआई यूनिट में हम देखें तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। A meter scale is shown in figure 10.6. Also shown is the 15 centimeter scale in your geometry box. Each meter is divided into 100 equal divisions. तो ये मीटर है क्या? एक मीटर हम माने तो एक मीटर को 100 भाग में डिवीजन किया गया है और ईच भाग को कहते हैं सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन्स। तो फिर एक मीटर को 100 भाग किया गया, एक एक भाग को कहा गया सेंटीमीटर, और एक सेंटीमीटर को फिर 10 भाग किया गया और उसी का एक भाग को कहा गया मिलीमीटर। इसी हिसाब से हम देखें तो एक मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और एक सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्लियर? फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट ए कन्वीनियंट यूनिट। मीटर बॉडी का डंडा तो आप देखे ही होंगे। अगर हम बहुत लंबी दूरी के बारे में बात करें तो ये मीटर भी सही नहीं है। वी डिफाइन ए लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज कॉल्ड किलोमीटर। जब दूरी बहुत हो जाए तो फिर उसको हम नापते हैं किलोमीटर से। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लीजिए। 1000 मीटर के बारे में तो आपने डिटेल में जान लिया, ऐसे 1000 मीटर हो गया तो वो हो गया 1 किलोमीटर। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट्स एक्टिविटी यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन एसआई यूनिट्स। तो फिर इसी हिसाब से हम एसआई यूनिट से अब सारा नाप पाएंगे। बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस। तो फिर इससे पहले हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से वो सही लेंथ को, सही डिस्टेंस को हम सही लेंथ से नाप पाए। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, होप यू एंजॉयड माय टीचिंग। थैंक यू। With this, we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel. Press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.